हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवनारायण खांडरे। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डिवाइन लाइफ काउंसलिंग क्लिनिक। तो चलिए आज हम जानते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। ऑटिज्म एग्जैक्टली होता क्या है, उसके लक्षण क्या है, कब हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वलीनता। तो आप देखोगे कि ऑटिज्म बहुत कॉमन हो गया है। 2 से 3% बच्चों में ऑटिज्म के सिम्टम्स दिखते हैं। तो पेरेंट्स ये चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मेरा बच्चा ऑड बिहेव कर रहा है, उसको कुछ मेजर इशू तो नहीं है, या ये ट्रीट हो सकता है कि नहीं। तो ऐसे कोई बात नहीं है, अगर उसको अच्छी थेरेपी मिले, उसको राइट अप्रोच मिले तो शायद वो ट्रीट हो सकता है। तो हम जानते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं। पहला तो देखोगे कि सोशल चीज़ों में वो सोशल चीज़ों में थोड़ा सा पीछे हो जाता है। जैसे पहली चीज़ आपको दिखेगी कि अगर उसको कोई नाम से बुला रहा है या उसको कोई कॉल कर रहा है या उसको हेलो कर रहा है, हैंडशेक कर रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर उसको किसी ने रिलेटिव्स ने बुला लिया या किसी ने उसको नाम से कॉल किया तो वो उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता है। फिर उसके बाद आता है आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। अगर उसको किसी से बात करनी है तो वो आई कांटेक्ट नहीं करता है। वो आप देखोगे कि उससे अगर कोई बातें करे तो नीचे ही देखेगा या इधर उधर देखेगा, पर वो आई टू आई कांटेक्ट ज़्यादा समय तक मेंटेन नहीं कर पाता है या कभी कभी इनिशिएट ही नहीं करता है। फिर उसके बाद आता है वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। अकेले में खेलेगा या फिर खुद का कुछ एक्टिविटीज़ करते रहेगा। ज़्यादा लोगों में सोशल नहीं हो पाएगा, फ्रेंड्स उनके बहुत कम होते हैं, सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होता है। तो उसके वजह से भी पेरेंट्स बहुत कंप्लेंट करते हैं कि सर ये किसी से बात ही नहीं करता है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि उनको थोड़ा बोलने में भी तकलीफ होती है। वो कभी कभी पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते या कभी कभी पूरा वर्ड भी नहीं बोल पाते या फिर बोलते समय थोड़ा सा अड़खड़ाते हैं या कुछ अलग ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं या कुछ अलग ही वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो आप देखोगे कि उनमें रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हैं। या जैसे हम देखेंगे कि बार बार एक ही शब्द रिपीट करना या एक ही सेंटेंस रिपीट करना, या फिर आप देखो कि बार बार वो एक ही एक्शन रिपीट करते हैं। कुछ खेलने का पैटर्न हो गया तो बार बार एक ही तरीके से खेलेंगे। एक चीज़ ऐसी अरेंजमेंट में चाहिए, ऐसी कलर की चाहिए, या फिर उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करना है, वैसे आपको दिखेगा कि एक पैटर्न वो बहुत फॉलो करते हैं। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा दिखता है। फिर उसके बाद आता है कभी कभी उनमें हाइपर एक्टिविटी भी दिखती है, जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। तो एक जगह पे बैठेगी नहीं, इधर उधर घूमते रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सप्रेस करेंगे। या फिर कभी आपको उनमें ये भी दिखता है कि वो इमोशनली इम्बैलेंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, इरिटेशन क्रिएट करते हैं। उनको इमोशन हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो आप देखोगे कि ऐसे बच्चे बहुत होशियार होते हैं, उनका आईक्यू अच्छा होता है, पर वो इस कारण की वजह से, जैसे सोशल कम होना, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। स्कूल में उनको एडजस्टमेंट का इश्यूज आता है, स्कूल में अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। स्कूल से कंप्लेंट्स आते हैं कि वो किसी में मिक्स नहीं होता है, किसी से बातें नहीं करता है या फिर किसी चीज़ में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख के आती है। तो ये होता क्यों है? तो पहला है जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स को अगर ऑटिज्म था या फिर उनको कोई लर्निंग इश्यूज था या फिर उनका चलना या बोलना अगर लेट शुरू हुआ हो, वो भी सोशली विड्रॉन थे, तो आपके बच्चों में डिसऑर्डर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो दूसरा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मदर को ज़्यादा स्ट्रेस हो, जैसे कोई फैमिली इशू हो गया या फिर फिजिकल इशू हो गया, उनको अगर न्यूट्रिशनल डाइट ना मिले तो फिर ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तीसरा आता है अगर उनका बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से ना हुआ हो, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से ना हुआ हो, फिजिकल इश्यूज हो या कोई बायोकेमिकल चेंजेस हो, तो शायद ये इश्यूज उसके लिए भी एक रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी पूछते हैं कि इसको डायग्नोज करने के लिए कुछ सीटी स्कैन करवाना पड़ता है या ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, एमआरआई करवाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, आप इसके लिए सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट के थ्रू कुछ असेसमेंट करवा सकते हैं। तो ये सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है तो उसको 3-4 साल का समय लगता है ठीक होने के लिए या उसके सिम्टम्स कम होने के लिए। अगर उसके सीवियरिटी कम है तो आप देखोगे कि 1-2 साल में बच्चे में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और इफेक्टिव वे है थेरेपीज़। जैसे हम बोलते हैं कि अगर बच्चे को बात करने में तकलीफ है या स्पीच डिले है तो उसके लिए हम स्पीच थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि आप वोकैबुलरी कैसे बिल्ड कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स भी दिखते हैं। उसके बाद आता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। आप देखोगे कि ऑटिज्म के बच्चे थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होते हैं या बहुत सारी चीज़ों में रिपीटेशन होता है,
पॉटी ट्रेनिंग नहीं होती है या फिर चिड़चिड़ापन होता है, इमोशंस एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें उनको इमोशंस एक्सप्रेस करने का एक तरीका सिखाया जाता है। तो उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसको हम ऑक्यूपेशनल यानी काम, जैसे वो कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे होमवर्क करना हो गया या फिर कुछ चीज़ें जैसे कोई चीज़ें जाके खरीदनी है या फिर छोटी छोटी चीज़ें घर में अगर खुद के कपड़े ठीक से रखने हैं, आपके शूज़ में ऑर्गेनाइज करने हैं, तो ये चीज़ें सिखाई जाती है, उनको ऑर्गेनाइजेशन सिखाया जाता है। तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आता है। तो आप देखोगे कि ये थेरेपीज अगर उनको ठीक से टाइम टू टाइम दी जाए और कंसिस्टेंटली दी जाए, जैसे हम रेगुलर स्कूल करते हैं वैसे इन बच्चों को रेगुलर थेरेपीज की ज़रूरत होती है। अगर उनको लॉन्ग टर्म के लिए थेरेपीज मिले तो वो बहुत इफेक्टिव रहती है और आप देखोगे उनका प्रोग्रेस भी अच्छा रहता है। पर बहुत समय ऐसे होता है कि इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है, तो पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है, उनके इन लॉज का या फैमिली का, कि बच्चा अभी तक बात क्यों नहीं कर रहा है, उसको कोई इशू है क्या। फिर उसको अगर उसको हम बार बार कंसिस्टेंटली मार रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उससे भी बच्चा डिटोरेट हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जितना आप बच्चे की केयर ले सकते हो, उनको जितना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है उनके डेवलपमेंट में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उनको स्कूल में भेजो या फिर उनको कोई सोशल गैदरिंग्स में लेके जाओ, या कोई बर्थडे पार्टीज़ हो या फिर कोई फ्रेंड सर्कल्स हो, उसमें उनको आप लेके जा सकते हो। तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी वरी होती है कि मेरा बच्चा करियर कर पाएगा कि नहीं, या फिर उसकी शादी होगी कि नहीं, या फिर वो लाइफ में सेटल हो पाएगा कि नहीं। तो ऐसे वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिखते हैं अगर उनको राइट ट्रीटमेंट दी जाए। इसका असेसमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से या साइकाइट्रिस्ट है उनका असेसमेंट करवा सकते हो। अगर आपको ऑटिज्म रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप हमें लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इस रिलेटेड अगर और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।